चलो भाई साहब इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? क्लोरीन ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऑन कर देना भाई साहब, ये एफ वाला जो स्विच। देखो क्लोरीन भाई साहब क्या है आपका, व्हाट इज क्लोरीन? क्लोरीन में Cl2 है, ठीक है। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2? हाँ नहीं, जीरो है ना भाई साहब, एलिमेंटल स्टेट है ये, जीरो, इसका जीरो है भाई साहब, ठीक है, ओके। और क्लोरीन में नंबर ऑफ, तो आपका देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8, ये हो जाएगा आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 7, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 7 - 8 दैट इज -1। ये वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्या ये 7 और -1 के बीच में है? इज इट बिटवीन 7 एंड -1? इट इज, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्लोरीन एक्ट्स बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and a reducing agent. Chlorine acts both as an oxidizing agent as well as a reducing agent, ठीक है। KMnO4, तो यहां पे भाई साहब क्लोरीन एक्ट्स ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका देखो यहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो दिस इज बेसिकली KMnO4, ठीक है, KMnO4। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका हो गया लेट्स से x, ये हो गया +1 और ये हो गया आपका -2, तो +1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x + 1 - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? +7, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब +7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? +7, ओके। तो मैग्नीज का भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? +7, और मैंगनीज का भाई साहब एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो कितना है? व्हाट इज इट? विल एक्ट ओनली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? मैंगनीज का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई साहब? 7 है, ठीक है, मैंगनीज का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे आपका क्या हो गया? दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। विल इट एक्ट ओनली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? सो आंसर इज करेक्ट, इट विल एक्ट ओनली एज, नहीं यार ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे मैग्नीज का मैं भूल गया, मैग्नीज का भाई साहब कितना हो जाएगा? 7 तो है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम पर मैग्नेट कितना हो गया? +7। मैग्नीज कैन ओनली बी रिड्यूस्ड टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भाई साहब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज +7, मैग्नीज कैन ओनली बी रिड्यूस्ड टू, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग है। KMnO4 विल ओनली बिहेव, एक्चुअली में भी आपका पोटेशियम पर मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए भाई साहब HNO3 है, ठीक है, HNO3, तो ये हो गया +1, ये हो गया x और ये हो गया -2, ये हो गया आपका भाई साहब -2, ठीक है। ये हो गया आपका +1 + x + 3 × -2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, तो x + 1 - 6 इज इक्वल टू 0, तो x - 5 इज इक्वल टू 0,
तो दिस विल बी x इज इक्वल टू +5। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +5, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5 तो 5 है। तो क्या भाई साहब मैक्सिमम आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नाइट्रोजन इज इन द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब? मैक्सिमम ऑक्सीडाइज स्टेट है, ठीक है। सो इफ यू लुक इनटू दिस विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडाइज स्टेट। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो गया भाई साहब? फाइंडिंग ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे हो गया +5। तो आप भाई साहब बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नाइट्रोजन कैन ओनली बी रिड्यूस्ड टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका भाई साहब क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन होगा तो किस तरह से बिहेव करेगा? इट विल बी बिहेविंग एज एन, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। HNO3 विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, फाइंडिंग S इन SO2, ठीक है। SO2 भाई साहब अगर आप देखोगे आपका यहाँ पे SO2 का कितना हो जाएगा बोलो? दिस इज बेसिकली SO2, तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया x प्लस 2 इंटू -2, दिस विल बी इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। ओके ओके ओके, तो x की वैल्यू भाई साहब हो गई 4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब s का कितना होता है? ये किसके ग्रुप में बिलोंग करता है भाई साहब? ऑक्सीजन का, तो आपका +6 होता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है? -2। सिंस द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन एज, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? -2। s कैन बी रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज, तो ये भाई साहब ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है इसका, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो s का कितना आया तुम्हारा? +4 आया SO2 में, और s का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा भाई साहब? 6 - 8 इट इज -2। ये जो +4 की वैल्यू आई है ये किसके किसके बीच में है? +8 और -2 के, +6 और -2 के बीच में है कि नहीं? देखो भाई साहब आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इस चीज को समझो। यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, आपसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं। तो आपका SO2 है, इसमें कितना हो गया इसका? -2, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया x, तो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? +4। x की वैल्यू हो गई भाई साहब +4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है? आर वी क्लियर? अभी s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? +4। s का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई साहब? +6 है। देखो s का, s किसके उसमें आता है? O के, तो O के जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे s के भी उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम ही ग्रुप में आते हैं ये। O का भाई साहब कितना है? 8 है, तो इसका भाई साहब 2 और 6 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स O का कितना है? 6, तो ऑब्वियसली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स S का कितना होगा? 6, तो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे भाई साहब? 6, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट S का कितना हो जाएगा? +6, ठीक है। ओके, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा भाई साहब आपका +6 -8, तो ये हो गया आपका -2। तो 6 से लेकर -2, 6 से लेकर भाई साहब -2 का बीच में, तो आपका +4 जो है वो क्या इसके बीच में आ रहा है? +4 इज कमिंग बिटवीन 6 to -2, तो आपका भाई साहब S ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। इसका पहले का अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो भी कर लेंगे भाई साहब। यहाँ पे देखो HNO3 है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्लियर हो गया? यस, इट इज करेक्ट, इट विल बिहेव बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है आपका करेक्ट मैच क्या है, सो ये आपका करेक्ट है। अगर HNO3 में देखना है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है भाई साहब, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका +1, ये हो गया -2, ये हो गया x, तो ये हो गया +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 हो गया भाई साहब। नाइट्रोजन का कितना हो गया? ये +5, ठीक है। अभी नाइट्रोजन का भाई साहब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या है? 7 और 14 है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। 7 और 14 है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 हो गया तो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब? 5 भाई साहब, 2 और 5, तो 5 हो गया भाई साहब। अगर 5 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए?
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, ये कितना हो गया भाई साहब 5। तो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये कितना हो जाएगा भाई साहब +5, ठीक है, ओके। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये कितना हो जाएगा भाई साहब, जो आपका वैक्सीन -8, तो ये हो गया आपका -3, ठीक है, ओके। इस वाले में HNO3 कितने पे है, +5 पे ऑलरेडी है, मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड, इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, कौन भाई साहब HNO3। तो अगर जिसका रिडक्शन होता है दैट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड कैन ओनली बिहेव, नाइट्रिक एसिड कैन ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। नाइट्रिक एसिड कैन ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है भाई साहब? ये जो आपका दिया हुआ है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। अभी आते हैं हम भाई साहब पोटेशियम पर मैग्नेट पे, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 है। देखो आपका KMnO4 हो गया या भाई साहब K2Cr2O7 हो गया, ऑल दीज एक्चुअली बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ देम बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे भी आपका KMnO4, ये KMn और ये O4 हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया X, ये हो गया +1, तो ये +1 + X + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, X ये हो गया 1 - 8, तो ये हो गया -7 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +7, X की वैल्यू हो गई भाई साहब +7, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये आपका +7 है, ये आपका जो हो जाएगा +7, दिस इज ये दिस विल ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बिहेव ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत हो गया। क्लोरीन आपने देखा भाई साहब, क्लोरीन का क्या है 0 है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमको मालूम है भाई साहब क्लोरीन का कितना होता है 35 या 37, जो भी लेना है, ये Cl हो गया, 17 मीन्स 2, 8 and 7, ठीक है। तो ये हो गया 7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8, दैट इज 7 - 8, दैट इज -1, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो ये 0 आया है ये किसके किसके बीच में होगा, 7 और -1 के बीच में होगा। 0 दैट हैज बीन देयर विल बी बिटवीन 7 and -1, तो 0 अगर 7 और -1 के बीच में है तो क्लोरीन का भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों भी बनता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द गिवन स्ट्रक्चर। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट बताना है। बना पाएंगे? देखो यहां पे इसका कितना है -2, तो इस -2 की वजह से S पे +2, इसका कितना है -2, तो इसके वजह से भाई साहब +2, ठीक है। ये -2 दोनों में बटा हुआ है, एक -1 इधर एक -1 इधर, तो इसके वजह से कितना -1, ये वाला भी एक -1 इधर एक -1 इधर, तो इसके वजह से -1। तो सल्फर का कितना हो जाएगा बोलो, -2 -2 -4 -5 -6, तो यहां पे सल्फर का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा भाई साहब +6, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। यहां पे भाई साहब आपका -2, ये आपका -1, ये -1 और ये -2, ये -1 क्यों, क्योंकि ये बटा हुआ है भाई साहब,
ऑक्सीजन, तो ये -1 को इनकाउंटर करने के लिए इसका +1, तो यहाँ पे 2 + 2 4 5 6, तो इसका हो गया भाई साहब +6, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम भाई साहब यहाँ पे लिखे H2, ये क्या हो जाएगा H2, S क्या है भाई साहब आपका 1 2 3 4 SO4, H2SO4 भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। H के 2 हैं, S, ठीक है, और O का भाई साहब 4, H2SO4, ये हो गया भाई साहब आपका +1, ये हो गया X और ये हो गया आपका -2, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 × 1 + X + 4 × -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 + X - 8 इज इक्वल टू 0, X - 6 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी +6, ठीक है। आर वी क्लियर? सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन द गिवन स्ट्रक्चर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इज +6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। चलो भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है फटाफट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन द गिवन स्ट्रक्चर, इसमें भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? ये -4 की +4, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आपका कितना है? इसका -2 है, इसका, इसके लिए -1, इसके लिए -1, ठीक है, क्योंकि इसका -2 और -1 और -1 दो में बटा हुआ है, इसका -2 दोनों में बटा हुआ है, तो यहां पे -1 और ये -2, तो -4 को कैसे बैलेंस करेगा? +4 से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S विल बी +4 इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई अगर आप देखो इसको कैलकुलेट भी करना चाहे तो यहां पे क्या हो जाएगा? H2SO3 है भाई साहब, है ना, H2SO3 है, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे इसको आपने x मान लिया, इसको आपने -2 और इसको आपने +1, तो ये हो गया 2 × 1 + x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया भाई साहब x 2 - 6, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब +4, ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +4, ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका +4 आएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन द गिवन स्ट्रक्चर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? यहां पे जो O है उसका इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा, तो -1, इसके लिए -1, तो कितना हो जाएगा? -2 का काउंटर प्रोडक्टिव +2, ये हो जाता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको भाई साहब दिख रहा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S भाई साहब कितना हो गया? -2, -2 इधर से, -2 इधर से, तो ये हो गया आपका +2। आप अगर वैसे भी करना चाहो तो ये हो गया H2SO2, ये आपका भाई साहब H2SO2 है, इसका अपन ने +1 मान लिया, ये x हो गया, ये हो गया आपका भाई साहब -2, तो ये हो गया 2 × +1, ठीक है, +x + 2 × -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया आपका x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? +2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S ये कितना हो गया भाई साहब आपका? +2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे नाम है, ठीक है, ये सारे आपके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। नेम्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो दीज आर बेसिकली ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। H2SO5 इज नोन एज पर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 है, इसको अपन पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO3 को सल्फरस एसिड बोलते हैं एंड H2SO2 को हाइपोसल्फरस एसिड बोलते हैं।
ऑब्वियसली भाई साहब H2SO4 को हम सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। दिस इज ओनली नोन बाय द नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आर वी क्लियर? ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहां पे पर सल्फ्यूरिक एसिड में एस का कितना हो जाएगा बोलो, पर सल्फ्यूरिक एसिड में, इसको अगर लेको, ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी मालूम है तो भी इससे निकाल सकते हो। तो यहां पे कितना है देखो, H2SO5, इसको अपन ने x मान लिया, ये हो गया -2, ये हो गया +1, तो 2 × 1 + x + 5 × -2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, +8। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे भाई साहब कितनी हो गई भाई साहब, +8, सो s की वैल्यू हो गई यहां पे +8। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी बताइए। ठीक है, वैसे भी देखो यहां पे देखो -2 कितना हो गया भाई साहब आपका 4, और यहां पे 5 और 6, फिर -8 कैसे हो रहा है, +8 कैसे हो रहा है, सही किया क्या अब हमने भाई साहब, 2 × 1 प्लस ये गलत है, क्यों, ये गलत क्यों है ये कैलकुलेशन, हाँ वहां पे क्या बोल रहा है, ठीक से बोल, क्या मतलब समझ में नहीं, 2 × 1 नहीं, क्या गलती है, ध्यान से सोचिए क्या गलती है, नहीं 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 वो गलती नहीं है तुम तो भाई साहब बिरादरी चेंज कर दे रहे हो उसकी, नहीं 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 ऐसा नहीं, और बोलो बोलो, बहुत सिंपल सा चीज है, क्या गलती है मेरे इस कैलकुलेशन में, क्या गलती है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट आई हैव डन, नहीं हो सकता +8, चलिए ऐसे बोल रहे हैं अपन, +8 नहीं हो सकता, क्यों, हाँ आपका भाई साहब अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है भाई साहब, 6, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, +6, इससे ज्यादा और ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता वो, आपने यहां पे S की वैल्यू +8 ले ली, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने जो यहां पे निकाला हुआ है दैट इज अ रॉन्ग फिगर। ठीक है, इसीलिए हम स्ट्रक्चर में जाते हैं। ठीक है, एट टाइम्स वी हैव टू गो टू स्ट्रक्चर्स बिकॉज समटाइम्स दीज कैलकुलेशंस दैट यू आर मेकिंग माइट मिस। आप भाई साहब यहां पे सल्फर की +8 लिखकर चले आएंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 और मिनिमम होगा -2, जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे ये इनके बीच में ही होंगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल हो सकता है, +6। ठीक है, तो आप देखो यहां पे +6 से होगा, ये 2 यहां पे हो गया आपका, यहां पे 4 5 और ये 6, तो ये +6 होगा, इसमें आपका सल्फर का कितना होगा भाई साहब, +6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम H2SO5 में आपका +6 हो जाएगा, H2SO3 का भी आपने निकाला भाई साहब। ठीक है, H2SO2 का भी भाई साहब अभी आपने निकाला। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ओके इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपका देखो MnO4 है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कुछ रूल्स हैं इसमें जो आपको समझने हैं। ठीक है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दैट इज MnO4। ठीक है, फॉर एवरी कोवैलेंट बॉन्ड, ये डैश मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये डैश मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, डैश मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, डैश, ये सारे आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एवरी कोवैलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब मेटल्स। ठीक है, फॉर एवरी कोवैलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर गिवन +1। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर गिवन अ -1 चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इधर भाई साहब कितने बॉन्ड्स हैं कोवैलेंट, 2, तो -1 तो ये हो गया -2, ये वाला कितना हो जाएगा, -2, ये वाला कितना हो जाएगा, -2,
और ये वाला -1। समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आते हैं हम मैग्नीज में, ठीक है। सो नंबर ऑफ, अभी अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज का क्या हो जाएगा बोलो। फॉर एवरी कोवैलेंट बॉन्ड दे आर गिवन अ +1 चार्ज। मैग्नीज आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है विच इज बेसिकली अ मेटल। मैग्नीज इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स दैट इट इज अ मेटल, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो गया भाई साहब, +1 +1 तो +2, +1 +1 तो ये हो गया +2, तो ये हो गया आपका यहां पे +2 +2, 2 + 2 4, 5 6 और ये हो गया आपका 7, तो इसीलिए आपका +7 हो गया, ठीक है। सो बिटवीन, तो फॉर एवरी कोवैलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेट्स +1 and the electronegative elements are given -1 charge. Between manganese and oxygen the electropositive atom is manganese and the electronegative atom is O, ठीक है। number of covalent bonds between M and O atoms are 2 + 2 + 2 + 1, that is 7. therefore the oxidation state of manganese is how much, +7। तो आपका भाई साहब +7 हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 का भाई साहब अगर हम ऐसे भी निकालने जाएं, ठीक है, देखो यहां पे आपका MnO4 ये क्या है, माइनस है, क्योंकि यहां पे देखो एक माइनस है, ठीक है। ये माइनस मतलब भाई साहब आपका क्या है, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो MnO4 इसका भाई साहब अगर अपन ने मान लिया x, इसका भाई साहब -2 मान लिया, तो x + 4 × -2 दिस विल बी इक्वल टू -1, सो दैट विल बी x - 8 इज इक्वल टू -1, सो दैट विल बी x इज इक्वल टू -1 + 8, दैट इज 7। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 7, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4- इज +7। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, हम क्लियर है? ओके ओके ओके। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्रोमियम का भाई साहब स्ट्रक्चर में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। द गिवन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस, तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेजेस है, दैट इज O और O। जहां पे भी भाई साहब देखो H2O2 है, H2O2 मतलब कैसा है, देखो H, यहाँ पे जो O और O है ऐसा जहां पे भी लिंकेज होता है उसको अपन पेरोक्साइड लिंकेजेस बोलते हैं, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे O और O का देखो ये लिंकेज है और ये O और O भाई साहब ऐसे लिंक्ड है, ठीक है। तो दीज आर पेरोक्साइड लिंकेजेस, ठीक है। ओके सो इट कंसिस्ट ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस, दैट इज O and O, ठीक है। तो फॉर द पेरोक्साइड लिंकेजेस द चार्ज ऑन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स इज -1। जहां पे भी ऑक्सीजन भाई साहब पेरोक्साइड बनाता है, जहां पे ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आ जाता है वहां पे भाई साहब उसका -2 नहीं लेते हैं अपन, -1 लेते हैं। हमने ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस में ही देखा था, जहां पे भी सुपर ऑक्साइड होता है या भाई साहब पेरोक्साइड होता है वहां पे ऑक्सीजन का -2 ना लेकर अपन -1 लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका -1 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो इसका भाई साहब -1 हो जाएगा, इसका भी -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके इसका भी -1 हो जाएगा और इसका भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब यहां पे क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्रोमियम का कितना हो गया, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर लो, इसका -1 इसका -1 इसका -1 इसका -1 इसका -2, तो आपका इसको सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, -6 का काउंटर हो गया +6, वही हो गया सब आपका क्रोमियम का हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी फॉर क्रोमियम। ओके 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 तो आपका अगर CrO5 लेते हैं हम, ठीक है, यार ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। यहां पे आपका जो क्रोमियम है उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो +6 है, ठीक है, +6 है ये अपन। तो यहां पे आपका द ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है, सॉरी आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो पहली बात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखो, इस चीज को समझो, यहां पे क्रोमियम का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मैक्सिमम और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, हम यहां पे बोल सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर क्रोमियम, ये कितना है भाई साहब आपका 6 है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
दिस विल बी इक्वल टू +6, है कि नहीं? ठीक है, यहां पे आया है +6 तो वैलिड है। अभी अगर मैं यहां पे क्या है, CR है और O के आपके कितने दिख रहे हैं, 5। तो जरूरी नहीं है कि जब आप ऐसे कैलकुलेशन करें तो हमेशा सही हो। जैसे हमने पिछली बार देखा H2SO5 में आपका S का भाई साहब कितना आ रहा था, +8, लेकिन भाई साहब +6 के जाके जा ही नहीं सकता वो, तो वहां पे वो गलत आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखोगे क्रोमियम का अपन ने मान लिया X और इसका तो -2 होता ही है, तो अगर हमने ऐसे मान लिया तो X + 5 × -2 इज इक्वल टू 0, सो X - 10 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू X इज इक्वल टू +10। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो +6 में अगर आना है तो आपको पेरोक्साइड लिंकेजेस बनाने पड़ेंगे, और पेरोक्साइड लिंकेजेस अगर आप बनाएंगे तभी जाकर O का -1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मतलब यहां पे 5 O है आपके, लेकिन 5 O को आपको -10 नहीं लाना है, उनमें से -6 लाना है। ठीक है, तो 5 O में 2 O को आपने भाई साहब 2 O का -2 रख दिया तो कितना हो गया भाई साहब, -4। तो इनके साथ डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, सॉरी, ये एक O का भाई साहब -2 रख दिया इसका, और बाकी आपका कितना हो गया, आपको और कितना स्कोप है भाई साहब, -4 का स्कोप है। समझ में आ रहा है? देखो, एक O के साथ आपने डबल बॉन्ड किया तो नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ जब आप डबल बॉन्ड कर रहे हैं तो कितना आएगा, -2। आपके पास और स्कोप कितने का बचा है, -4 का बचा है। इस -4 को करने के लिए बाकी चारों भी ऑक्सीजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ही कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में हर वो सिंगल बॉन्ड जो जुड़ता है वो उसको कितना कॉन्फ़िगरेशन देता है, +1 का। तो अभी ऑक्सीजन अपना फुलफिलमेंट कैसे करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कंबाइन क्यों करेगा, उसको क्या फायदा है, उसको भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करेगा, एक क्रोमियम के साथ एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन भी एक क्रोमियम के साथ एक दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया आपका पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जब लिंकेज होगा तो वो हो जाएगा पेरोक्साइड लिंकेज, और जहां भी आपका पेरोक्साइड लिंकेज होता है वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं वो होगा आपका -1, इट विल नॉट बी टेकन एज -2। वहां पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन विल बी टेकन एज -1। अब भाई साहब आपका चारों तरफ से स्ट्रक्चर वाइज भी और आपका कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी ये जस्टिफाइड होता है कि क्रोमियम का यहां पे +6 है, जैसा हमारा H2SO5 में हो रहा था वैसा यहां पे भी हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो हमेशा से ये वाला आपका सही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी राइट, इट्स नॉट ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द गिवन स्ट्रक्चर। चलिए फटाफट करना है भाई साहब क्रोमियम का।
कितना आया भाई साहब? +6 आया। सिंपल, +6 कैसे आया समझ में आ रहा है भाई साहब? O2 का यह -2 इसका भी +6 हो जाएगा, इसका भी +6 हो जाएगा, और +6 सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि क्रोमियम का आपने देखा कि +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपन इसको ले सकते हैं। +6 के ज्यादा आ जाएगा तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ओके ओके ओके। There can be 3 possible relationships between the calculated oxidation state and the maximum oxidation state, ठीक है। These relationships can be used to find the structure of the molecule. Oxidation state in some oxygen containing compounds. अगर आपका calculated oxidation state आपका maximum oxidation से ज्यादा आ गया तो गड़बड़ है। आपने जैसे x को मानकर, जैसे आपने देखो H2SO5 में कैलकुलेट किया, वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा था, जबकि मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादा हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरी मच मैनेजेबल, मतलब यहां पे क्या हो गया, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, इससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इससे अभी उसका रिडक्शन ही होगा। अगर रिडक्शन होगा तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए तीसरा केस क्या है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से लेस है, तो और फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो दीज आर नॉर्मल सिनेरियोस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दीज आर नॉर्मल सिनेरियोस कि अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जाए, तो यहां पे भाई साहब ये सिनेरियो होगा। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से लेस हो तो आपका, ये दोनों भी सिनेरियोस नॉर्मल सिनेरियोस हैं भाई साहब, मतलब यहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आगे चल के इसका क्या होगा भाई साहब, रिडक्शन ही पॉसिबल है, तो मतलब इट विल ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे केस 3 में आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और भाई साहब रिडक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल स्टेट है, दोनों भी हो सकते हैं। यहां पे आपको कैलकुलेशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर कैन बी 3 पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। दीज रिलेशनशिप्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तुमने जैसे आते ही मुझे बोला कि सर बहुत हार्ड है, यस इट विल बी, ठीक है। आपको ये जो सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं चाहता हूं इसको आप कीजिए, ठीक है, बिल्कुल कीजिए। आप जिस हद तक इसको करेंगे उस हद तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा। देखिए ये आपका एलन हो गया, बेजू हो गया, जितने भी बड़े बड़े क्लासेस हैं, इनमें सेम चीजें हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है, ठीक है। कोई आपको भाई साहब बुला कर पिलाया नहीं जाता है, वहां पे भी ऐसे ही सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग क्लास अटेंड करते हैं, 3-4 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, इंडिकेटर वगैरह लेते हैं, जो भी होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दीज कोचिंग क्लासेस, एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल फेल टू डू दीज, ये जो आपके डीपीपीज हैं इनको ठीक से नहीं करते हैं, और ज्यादा करके सिलेक्शन आपका सिर्फ इन डीपीपीज को करने से ही होता है। जितना आप डीपीपीज करेंगे, ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितना आप करेंगे, आपका भाई साहब देखो कॉन्सेप्ट तो कितना ही समझ लोगे तुम, ठीक है। घुमा घुमा के मैं कितना कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, आप जितना सवाल करोगे उतना भाई साहब आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट, फिर आप को रिलेट कर पाओगे। आप देख रहे हो भाई साहब एक चैप्टर पे कितना 300-400 सवाल हैं, ठीक है, और सवाल के लेवल्स अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस फील होगा, अरे यार इतना बर्डन, इतना ये इतना वो, बाद में आप इससे अभ्यस्त हो जाओगे। बट अभ्यास करने का मतलब ये मतलब प्रैक्टिस आपके अंदर ये लाने का यही टाइम है। अगर अभी से आपने इस चीज को कल्चर में रखा, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, अब मेरा क्लास अटेंड करो ना करो, लेकिन अगर डीपीपीस को सही से कर रहे हो, ठीक है, अगर सही मतलब ये आप भाई साहब गूगल से नहीं छाप रहे होगे, अगर आपको बराबर डीपीपीस को सही से कर रहे होगे, कुछ सवाल आपके नहीं होंगे। चलो भाई साहब पहला क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपके अगर 10 सवाल है, आप देखोगे भाई साहब शायद उसमें से एक ही बन पाया हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। 9 आपसे नहीं बने, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एटलीस्ट यू ट्राइड ऑन देम। और जब आप ट्राई करते हो तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो मैपिंग चलती रहती है, किससे किसको कनेक्ट करें, कुछ भी नहीं निकल रहा है भाई साहब, लेकिन आप कहीं तक तो पहुंचे, ठीक है।
आप देखेंगे कि अगर आप इसमें लगे रहेंगे आपका ये रेशियो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे भाई साहब। आप एक ऐसे स्टेज पे जाएंगे जब 2 आपसे नहीं बन रहे, फिर आपसे भाई साहब 3 बन रहे हैं, फिर आपसे 4 बन रहे हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके 10 के 10 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, और मैं नहीं, कोई भी टीचर आपको लिख कर दे सकता है कि भाई साहब हर एक चैप्टर पे आपने अगर 400 सवाल बना लिए ना, आपका भाई साहब वो क्लोज हो गया है, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। आप आराम से भाई साहब IIT और नीट में आराम से क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ये ना करते हुए बराबर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिवली कर रहे हैं, नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप भले ही कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स क्लास में क्यों ना हो, अगर आप DPPs नहीं कर रहे हैं ना, आपका भाई साहब वो नॉलेज गैप बना ही रहेगा। सवाल सिर्फ करना है आपको, जितना आप सवाल करेंगे वही एक तरीका है इतने टफ कंपटीशन एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का। और अगर देखो भाई साहब, आपने एक डिसीजन, बड़ा डिसीजन लिया है साइंस लेने का, ठीक है, और साइंस लेने का अगर आपने डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली करियर को सोच कर लिया है। 10th तक की पढ़ाई आपकी करियर की पढ़ाई नहीं होती है। 10th में आप सब कुछ भाई साहब एक खिचड़ी है। ठीक है, 10th के बाद आप जो भी पढ़ाई लेते हो, स्ट्रीम लेते हो, उससे आप अपना करियर बनाते हो। तो अगर आपने लिया है तो डिफिकल्टी तो है भाई साहब। ठीक है, 100 लोगों में अगर आप देखोगे तो 50 भाई साहब कॉमर्स में ही जाएंगे, 50 ही साइंस में आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये डिफिकल्ट है। तो ये पाथ तो डिफिकल्ट है, लेकिन इस पाथ को इजी बनाए रखने के लिए रोज आपको डिफिकल्टी को एनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस पाथ को इजी बनाए रखेंगे तो ये हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप अपना प्रयास को रोज डिफिकल्ट बनाएं तो आपका पाथ इजी बना रहेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है आपके अटेम्प्ट में और आपके रिजल्ट्स में, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। आप जितना अपने अटेम्प्ट्स को डिफिकल्ट बनाएंगे उतना आपका पाथ इजी रहेगा। आप जितना अपने अटेम्प्ट्स को इजी बनाएंगे उतना आपका पाथ डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू फेच यू रिजल्ट्स। है डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ, और मैं नहीं, कोई भी टीचर आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता है कि अगर आप ये मॉड्यूल्स के सवाल कर लेंगे ना, आपका आधा IIT और नीट का जर्नी उधर ही हो जाता है, उधर ही आप अपने आप को कंफर्म कर लेते हो। ये तय है कि अगर आपने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से सारे सवाल आपने लगा लिए तो आपका ये जर्नी तय है। तुम लोगों ने अवनीत को जानते हो क्या? नहीं। तो दिस गाय वाज बेसिकली रयात का टॉपर था और साइंस में उसने टॉप किया था, लेकिन उस टाइम पे कोरोना चल रहा था। तो ये 11th और 12th को मैंने उसको ऑनलाइन में ही पढ़ाया था। तो अभी ऑनलाइन में पढ़ाता है। अभी ही इज डूइंग हिज मेडिकल फ्रॉम दिस कॉलेज इन येल्ला मेडिकल कॉलेज से वो अपना मेडिकल कर रहा है, डॉक्टर स्ट्रीम कर रहा है। और उसने ना, मैं जब ऑनलाइन क्लास लेता था ना तो मेरे को बोलता था, बार बार पिंग करता रहता था, सर सवाल, सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन। मतलब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सवाल चाहिए। वैसे अपने आप को सवालों के लिए भूखा बनाइए। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए जर्नी बहुत आसान होगी। ठीक है, जब तक सिर्फ आप कॉन्सेप्ट में उलझे रहेंगे ना। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहूँगा कि लोग क्या सोचते हैं ना, चलो समझ लो, देखो एक घंटे की क्लास है या 1.5 घंटे की क्लास है, क्या तुम्हारा अटेंशन लेवल एकदम बना रहेगा? क्या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ह्यूमन बीइंग हो भाई साहब, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मैंने कुछ एक छोटा सा चीज बता दिया और आपका माइंड उस समय कहीं और था, भले ही आप बोर्ड की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो स्किप हो गया आपसे। ठीक है, अभी आप इसका तरीका क्या निकालोगे? क्या तरीका निकालोगे इसको? हाँ नहीं, या तो मेरा वीडियो देखोगे या तो कहीं और से वीडियो देखोगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो 10-5 मिनट का आपका गैप हो गया या 15 मिनट का भी गैप हो गया जो आपके अटेंशन की वजह से हुआ है, उसको आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम किसी और वीडियो को देखने में, है ना? कोई और वीडियो या मेरा वीडियो जो भी देखना है इसमें आपका, तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। कॉन्सेप्ट में जनरली लोग आपका भाई साहब 80 से 90% का टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सवाल करने में सिर्फ 10% या 20% टाइम ही आपका इन्वेस्ट हो रहा है। उल्टा होना चाहिए, 20-80 का रेशियो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप 20% अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल या क्लास जहां पर जा रहे हो अटेंटिव रहो, क्योंकि वहां पे आपका थियरी कवर होगा। और 80% टाइम आपका डिवोट कीजिए सवालों को सॉल्व करने में। रिजल्ट आएगा ही आएगा। उल्टा चलेंगे आप तो रिजल्ट गड़बड़ होगा। आप यहां पे 2 घंटा बैठे रहे क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट मिस कर गए, इसीलिए आप जाकर किसी और का वीडियो देख रहे हो या मेरा वीडियो जो भी है, जहां पे भी है ऑनलाइन में बहुत सारे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू टेक हेल्प ऑनलाइन। लेकिन आपने 1.5 घंटा यहां पे 2 घंटा इन्वेस्ट किया और वहां पे भी जाकर फिर घर पे जाकर फिर से 2 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, बस आप 4 घंटा आपका इधर ही इन्वेस्टमेंट में चला गया। क्या? कॉन्सेप्ट समझने में।
अभी आप क्या ही टाइम बचाओगे आप सवाल करने में। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझो और उधर ही तभी का तभी निपटा डालो और उस पर सवाल करो। तो आप अगर 20-80 का रेशियो रखेंगे बच्चा पार्टी, इट विल फेच यू रिजल्ट्स। ये कॉन्सेप्ट समझने में आप 80% टाइम लगा रहे हो और 20% टाइम भाई साहब आप लगा रहे हो सवाल करने में, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव अपार्ट फ्रॉम, इन मॉड्यूल्स को ठीक से कीजिए, डिलीजेंटली कीजिए, नहीं बनेंगे आपसे सवाल। पहले मैं आपसे सोल्यूशन शेयर करूंगा, सोल्यूशन शेयर करने के बाद आप देखिए उसमें कौन से सवाल आपसे नहीं बने, जो नहीं समझ में आ रहे हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। एक डाउट सॉल्विंग सेशन अपन रखेंगे जिसमें वो तमाम सवाल हम डील करेंगे जो आपसे नहीं बन पाए हैं, ताकि आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएं। स्ट्रांग होने का यही एक टाइम है। आप अगर मिड टर्म में 11th के या लास्ट में स्ट्रांग होने जाएंगे नहीं हो पाएंगे, 12th के स्टार्ट में देखेंगे नहीं हो पाएगा भाई साहब। आपका एक साल निकल गया, खत्म, कहानी वहीं आधी खत्म हो गई। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं, अभी आपके पास रिजल्ट का प्रेशर नहीं है, ना ही आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है और ना ही आपको भाई साहब इसी साल IIT या नीट देना है। तो आपके पास रिजल्ट का प्रेशर नहीं है। तो इस टाइम को इस्तेमाल कीजिए अपने नॉलेज के स्कोप को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने के कल्चर को डेवलप करने के लिए, एंड दिस विल गिव यू रिजल्ट्स। आप फाइन ट्यूनिंग कीजिए भाई साहब। रेडियो किसी ने चलाया रेडियो, ठीक है, वो FM का भाई साहब आप टूटा करते हैं भाई साहब, जब जैसे मिल जाता है फ्रीक्वेंसी, हाँ ये बजा भाई साहब। ठीक है, तो इसी तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को भाई साहब मैच कीजिए। ये आपकी डिमांड है, आप जिस फील्ड में हैं ये आपका डिमांड है कि आप उतने ज़्यादा सवाल कीजिए। तो सवालों में आलसीपना मत कीजिए। आप जितना टाइम सवालों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका बेस और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट में उतना टाइम इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। 20% ऑफ योर टाइम इज मोर देन एनफ। डिवोट 80% ऑफ योर टाइम इन डूइंग प्रॉब्लम्स। और 400 सवाल अगर आपने किसी भी एक चैप्टर में बना लिए ना, आंख मूंद कर कोई थप्पड़ मार के आपको रात के 3 बजे जगा दे और बोले कि भाई साहब ये सवाल करो इस चैप्टर से, आप कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। 400 सवाल मतलब आप समझ लीजिए कि आप एक बैट्समैन हैं और आपने भाई साहब एक ही बॉलर का भाई साहब 10 ओवर खेल लिया, तो अभी उसके सारे पैंतरे आपको मालूम है, वो शॉर्ट पिच डालेगा, बाउंसर डालेगा, आपको मालूम है, आप भाई साहब उसको खेल लोगे। तो इसी तरह से आप जितना अपने जितना अपना एक चैप्टर पे जितना सवाल कर लेते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अरे ये है, अच्छा ये ऐसा होगा। सो ट्राई एंड कम टू दैट लेवल, दिस इज द टाइम टू कम टू दैट लेवल। क्योंकि अभी आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर भाई साहब, हाँ एग्जाम का प्रेशर, स्कूल के एग्जाम्स चलते रहेंगे भाई साहब, जैसा है आपके भाई साहब बोर्ड का एग्जाम भी होगा, अभी आपका बोर्ड का प्रेशर तो नहीं है। ठीक है, सो ट्राई एंड एनालाइज दिस टाइम एंड ट्राई एंड फिक्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर, हाँ बोलिए। हाँ ओके, तो 2 हुए हैं अगर, तो आप देखो इनका कहना है कि भाई साहब अभी इन्होंने क्यों, देखो इन्होंने सोचा रहेगा कि 3 एक्सरसाइज करना है, 3 घंटा दूंगा, जिसमें भाई साहब शायद इनका क्या होगा, 2.25 घंटा 1-2 में ही चले गए और क्या 15 मिनट में क्या ही कर लेंगे ये दूसरा, ऐसा हुआ रहेगा। ठीक है, सो अभी आपको एक एहसास हो गया ना कि भाई साहब 10 सवाल लगाने में मेरा कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना माइंड बना कर बैठे कि भाई साहब मैं 3 घंटे दूंगा, 3 घंटे इन तीनों एक्सरसाइजेस में दूंगा, 1-1 घंटा, 1 घंटे में इसका हो गया, 1 घंटे में इसका हो गया, 1 घंटे में इसका हो गया। इसने क्या किया रहेगा मैं बता रहा हूं आपको, ये 2.25 घंटा 2 में बैठा रहा और भाई साहब बचा 15 मिनट, चलो भाई साहब अभी जिम जाना है, ये जाना है, जो भी है उसका पर्सनल है। ठीक है, लेकिन यही होता है, आप भाई साहब अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कीजिए। अगर 3 आपको प्रोजेक्ट्स मिले उनको कंप्लीट करने के लिए 1-1 घंटा या 1.5 घंटा अपने स्पीड के हिसाब से दीजिए। ठीक है, बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। अटेम्प्ट करने के बाद नहीं बन रहे तो लीव इट, अटेम्प्ट करने के बाद नहीं बन रहे तो लीव इट। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन एक सवाल पे 5 मिनट से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करें तो सवाल सड़ चुका है। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, एक सवाल पे अगर 5 या 10 मिनट से ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर सोचे जा रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं निकल रहा है, आप सड़ा रहे हैं भाई साहब, अपने टाइम को सड़ा रहे हैं और खुद को भी। स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, मैं बता दूंगा, वो अपन डिस्कस कर लेंगे या मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे अगर आप समझ सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल टेल यू। ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी है, वरना आप बोर हो जाएंगे लेकिन ये कार्यक्रम चलना चाहिए, वरना आप बोर हो जाएंगे, आप गिव अप कर देंगे भाई साहब, नहीं बन रहा है। जैसे इनसे भाई साहब नहीं बना रहे, एक एक्सरसाइज तो हुआ ही नहीं, मेरा नहीं हुआ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। धीरे धीरे आपको एक डेप्थ आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बनाए रखेंगे तभी जाकर ये होगा। ठीक है, ठीक है, जाइए।